Good morning student. Your next concept of chapter 13 that is Bayes theorem. Bayes theorem में हम लोग पहले बात करेंगे पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस. पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस में मान लिया कि सेट ऑफ इवेंट्स है E1 से लेके En तक. तो वो क्या करता है, पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S को डिनोट करता है इफ़ हमारे पास ये कंडीशन है. मैंने यहाँ लिखा हुआ है E1 E2 E3 अप टू En इन द सेट टू बी अ पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस वेयर EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू फाई वेयर I इज़ नॉट इक्वल टू J, जहाँ पे I और J क्या होंगे 1 से लेके N तक आपके पास कोई नंबर है. एंड E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En क्या है S, क्योंकि शुरू में इसने बोल दिया पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AI क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल I 1 to N. सो इवेंट्स E1 से लेके En तक जो आपके क्या करते हैं सैम्पल स्पेस S को शो कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, एग्जॉटिव हैं, डिसजॉइंट हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो. ठीक है. एक्चुअली क्या है, ये बताना ये कॉन्सेप्ट का यूज़ क्यों किया गया. इस कॉन्सेप्ट का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि हम बायस थ्योरम का कॉन्सेप्ट करेंगे. बायस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस दोनों की बात करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर. तो फर्स्टली मैं बात करें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. वो क्या है, अगर ऐसा हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है E1 E2 हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. तो एक हमारे पास कोई अनदर इवेंट है विद E1 और E2, लाइक क्या है S हमारे पास क्या है E1 यूनियन E2. ठीक है, ये देखो ये फिगर में दिखाया भी हुआ है इस तरह से. तो अगर हम लोग क्या करें, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, E1 और E2 को लेके बात कर रहे हैं क्योंकि ये इवेंट हमारा जो E1 और E2 के साथ अक्कर हो रहा है. तो ऐसा हमारे पास क्या है, कोई E1 यूनियन E2 है. तो ऐसे इंटरसेक्शन A अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, E1 इंटरसेक्शन A यूनियन E2 इंटरसेक्शन A, जहाँ पे क्या है म्यूचुअली E1 इंटरसेक्शन A और E2 इंटरसेक्शन A क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया. वैल्यू पुट कर दी हमने इसकी यहाँ पे. तो E1 इंटरसेक्शन A प्रोबेबिलिटी प्लस B E2 इंटरसेक्शन A की प्लस के इक्वल आ गया. तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, पिछले एक्सरसाइज में हमने किया है A/B दैट इज इक्वल टू A ऑफ इंटरसेक्शन B अपॉन B. वही हमने लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके E1 इंटरसेक्शन A की वैल्यू निकाल ली और E2 इंटरसेक्शन A की वैल्यू निकाल ली. ठीक है. तो ये तो हमारा क्या था, पर्टिकुलर केस है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. किस मतलब एक्चुअल में है क्या, किसी इवेंट का हैपनिंग होना और वो इवेंट क्या है, कोई और दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनके साथ अक्कर हो रहा है. यह तो था कि पर्टिकुलर केस 2 इवेंट्स की बात की गई. अगर हमारे पास E1 से लेके En तक काफ़ी सारे इवेंट्स हैं तो बस वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बन रहा है 2 के लिए है, वहाँ पे E1 E2 En सब के लिए आ जाएगा. अब बात आ रही है हमारे पास बायस की. ठीक है. बायस में एक्चुअली क्या होता है कि अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको क्वेश्चन में करूँगी. बायस में क्या होता है कि बायस थ्योरम है क्या चीज़ है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, कोई कंडीशन दी जाती है. जैसे हम बात करते थे कि ये चीज़ है, इस चीज़ की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बताओ ये होने के बाद. इसमें क्या होता है कि आपको जैसे लाइक एग्जांपल देती हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर ली जाती है. और सारे इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और एग्जॉटिव इवेंट होते हैं. मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि सबका इंटरसेक्शन क्या होता है, सॉरी यूनियन क्या होता है, S बनाता है और आपस में वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. इसमें हमें पता कैसे चलता है कि बायस का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बता दिया. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही होता है, पूछा जाता है. इसमें भी हमें कोई कंडीशन दी होती है पर थोड़ा क्वेश्चन की पहचान हमें अलग से हो जाती है. जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा. तो इसमें हमें बायस का, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A दैट इज. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A हमारे पास बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होता है. अगर हम इंटरचेंज कर दें E1 को A से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन E1 वो क्या आ जाएगा यहाँ पे A और यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 बाई A. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 है, तो दोनों इक्वल हो गया आपस में. एक्चुअल में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ यूज़ करके यहाँ पे. ठीक है. जब दोनों इक्वल हैं हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A जो हमारे पास आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या है A. ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, यहीं से लिया गया ना ये चीज़, देखिए. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप. अभी हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा. अगर 2 की बात करें तो मान लो S हमारे पास E1 यूनियन E2 है तो ये हो जाएगा. अगर S हमारे पास E1 यूनियन E2 अप टू En तक है तो वो En तक के लिए फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. तो ये है आपके पास बायस. अब क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास क्या है, एक बैग है X
उस बैग में हमारे पास क्या है, 4 वाइट हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और एक बैग है हमारे पास वाई, 1 सेकेंड, तो वाई में हमारे पास क्या है, 3 वाइट हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आपने ड्रॉन किए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 1 वाइट और 1 ब्लैक है आपके पास, ठीक है। और वो क्या हुआ है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग वाई। तो अपने फ़र्क देख लें यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि बॉल हमारे पास हो चुकी है पर वाई बैग से हुई है, जबकि हम पहले बात करते थे कि बॉल होगी तो बॉल की प्रोबेबिलिटी वाइट होने की या ब्लैक होने की बताओ। तो इसमें अपने इवेंट्स इस तरह सेलेक्ट करने, E1 लेट कर लिया मैंने, बॉल फ्रॉम द एक्स बैग एक्स, E2 मान लिया फ्रॉम द वाई, ए मान लिया कि 1 वाइट और 1 ब्लैक बॉल हो चुकी है। वो हमने बतानी क्या है, कौन से बैग से हो हमारे, वो वाई बैग से हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी अब इस क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग। इक्वली लाइकली इवेंट्स है तो 1/2, 2 बैग है इसलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हमारा कंडीशन प्रोबेबिलिटी था, इसमें हम क्या बोलेंगे, A/E1 क्या है, E1 होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। E1 होने का मतलब है बॉल फ्रॉम द एक्स हो गई है, पर वो कौन सी बॉल हुई है, ए का मतलब है कि 1 इज़ वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ गया हमारे पास 4/15। इसी तरह A/E2 की निकाली 3/6 इंटू 3/5, 1 इज़ वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक, किससे, E2 से, सॉरी। तो ये हमारे पास 3/10 आ गया। एक्चुअल में हमने क्या निकालना है कि बॉल हो चुकी है, किससे हुई है, बैग वाई से हुई है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है, 1 इज़ वाइट और 1 इज़ ब्लैक हो चुका है, किससे हुआ है, बैग वाइट से और वाई से। वाई हमारे पास कौन सा, E2 इवेंट पाना है हमने, फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो इसको यहाँ पे उल्टा करना है, फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं वैसे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2, नीचे सारे इवेंट्स आ जाएंगे आपके पास। इवेंट्स कितने हमारे पास, 2 हैं, क्योंकि 2 बैग हैं हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 3/10 अपॉन 1/2 इंटू 4/15 प्लस 1/2 इंटू 3/10, दैट इज इक्वल टू 9/17। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योर किए हैं उसने 2000 साइकिलिस्ट किए हैं, 4000 स्कूटर ड्राइवर्स किए हैं, 6000 मोटर ड्राइवर्स किए हैं। Probability of an accident involving a cyclist, scooter driver and a motor driver is 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that it will be a scooter driver? क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 साइकिल वाले, 4000 स्कूटर ड्राइवर वाले, 6000 मोटर ड्राइवर वाले इंश्योरेंस किए हैं। प्रोबेबिलिटी हो गई है कैसे, प्रोबेबिलिटी अगर होती, एक्सीडेंट की है, साइकिलिस्ट है, अगर स्कूटरिस्ट है, अगर मोटर बाइक वाला है तो 0.01, 0.03 एंड 0.15। एक इंश्योरेंस पर्सन है जिसका इंश्योरेंस हुआ था, वो एक्सीडेंट हो गया उसका, तो हमने बताना कि वो स्कूटर ड्राइवर था। ये स्टेटमेंट है आपकी। अब इसको कैसे करोगे आप, E1 मान लिया साइकिलिस्ट, E2 मान लिया स्कूटर ड्राइवर है, E3 मान लिया मोटर बाइक ड्राइवर है। एक बंदा है, मतलब एक पर्सन है, इंश्योरेंस पर्सन है, एक्सीडेंट उसका हो चुका है, हमें बताना किससे हुआ है, उसका स्कूटर ड्राइवर है वो, मतलब स्कूटर से हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, साइकिलिस्ट की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन में टोटल, E2 की निकाली, फिर E3 की निकाली, इस तरह से आ जाएगा। A/E1 का मतलब है कि वो साइकिलिस्ट था, E1 का मतलब साइकिलिस्ट था, ठीक है। A मतलब क्या था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब साइकिलिस्ट का एक्सीडेंट होना, साइकिलिस्ट बंदा था वो, इंश्योरेंस पर्सन, यहाँ पे आप लिखोगे इंश्योरेंस पर्सन स्टार्टिंग में कि इंश्योरेंस पर्सन साइकिलिस्ट था और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई 0.01। इसी तरह बाकियों की लिख दोगे आप। एक्चुअल में क्या है कि हमने क्वेश्चन में क्या लिया कि एक्सीडेंट हो चुका है, पर वो किससे हुआ है, उसका स्कूटर ड्राइवर है वो, मतलब एक्सीडेंट को हो चुका है और वो बंदा क्या है, स्कूटर ड्राइवर था। तो E2/A यानी कि इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो वही बस A/E2 इंटू E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इंटू E3, मतलब फॉर्मूला आप ऐसे, मैंने आपको बताया ना, बस ऐसे करेंगे नीचे, तो आपके पास सारे आ जाएंगे E1 से लेके E3 तक, क्योंकि 3 हैं आपके पास इवेंट्स, और यहाँ पे ऊपर आएगा आपका इसी का उल्टा इंटू दिस वन, वैल्यूज़ पुट करके आपके पास आ जाएगा 3/26 आंसर आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैंने बीच में से क्वेश्चन उठाए हैं। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड है, 52 कार्ड वाले कार्ड्स में से लॉस्ट हो गया है। रिमेनिंग कार्ड से हमने एक कार्ड निकाला है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। रिमेनिंग कार्ड्स फ्रॉम द कार्ड्स, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सॉरी एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो बताना है कि वो कार्ड्स क्या हैं, स्पेड, और वो मिल गए हैं हमें सारे स्पेड के। बताना है कि लॉस्ट कार्ड जो हुआ है वो भी स्पेड का हुआ है, ठीक है। तो वही E1 मान लेंगे आप, मिसिंग कार्ड हो सकता है स्पेड का हो, मिसिंग कार्ड हो सकता है डायमंड का हो, मिसिंग कार्ड हो सकता है क्लब का हो, मिसिंग कार्ड हो सकता है हार्ट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, E4 फाइंड कर ली। A/E2 का मतलब है कि मिसिंग कार्ड स्पेड था, उसके बाद A का होना मतलब A हमने क्या लेट किया है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि लॉस कार्ड हमारा क्या है, सॉरी 3 कार्ड्स क्या हमारे ड्रॉ किए गए हैं,
ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है, मतलब 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उसके बाद उसने कहा था गुम होने के बाद, और गुम हुआ वो कार्ड कौन सा, स्पेड का है। तो A/E2 का मतलब E2 होने के बाद A हुआ है। E2 होने का मतलब है मिसिंग कार्ड किसका हुआ है, हमारा स्पेड का। ठीक है, तो स्पेड होने के बाद हमने A किया है, मतलब 3 पत्ते स्पेड के ही फिर से निकालने हैं। ठीक है, एक मिसिंग कार्ड स्पेड का हो चुका है, तो कितने रह गए, 12 रह गए। 12/50 तो 1 इंटू 11/15 तो 10/49, क्योंकि ये सारे क्या हैं हमारे पास क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स हैं। उसके बाद A/E1 का मतलब मिसिंग कार्ड हमारा किसका हो, डायमंड का। तो स्पेड पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसमें हमारे पास मैंने इसलिए तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम निकाल दी, यहाँ पे ये आ गया। अब वही है E2/A मतलब हमने 3 कार्ड स्पेड के निकालने हैं, 3 कार्ड्स निकालने हैं, और E2 का मतलब है लॉस कार्ड स्पेड का है। तो बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 10/39। मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, समझना स्टेटमेंट को, और उसके बाद आपने इवेंट्स को किस तरह से लेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, सपोज क्वेश्चन है आपका, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई इफ़ शी गेट्स 1 और 2। एक लड़की है, डाई फेंक रही है, मान लिया, अगर उसको 1 और 2 मिलता है तो वो कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है, और वो नंबर ऑफ टेल्स को नोट करती है। और अगर उसको 3 और 5 और 6 3, 4, 5 एंड 6 मिलता है, तो कॉइन को एक बार टॉस करती है, तो नंबर ऑफ वो क्या करती है, हेड हो टेल हो, उसी को नोट करती है, वेदर अ हेड और टेल ऑब्टेन। इफ़ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3, 4, 5 और 6 विद द डाई। अगर उसको एग्जैक्टली टेल मिलता है, तो बताइए कि उसको डाई पे 3, 4, 5 और 6 मिला था। सिंपल है, E1 क्या हो जाएगा, 1, 2 मिलना, E2 क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 मिलना। A हमेशा हमने वो लेता है जो हो चुका है, क्या हुआ है, उसको ऑब्टेन हो गया एग्जैक्टली 1 टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको पता चली गई, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 4/6। तो इसने पूछा गया है कि उसको एक टेल मिल चुका है, पर उसको कॉइन पे क्या मिला है, सॉरी डाई पे क्या मिला है, 3, 4, 5, 6। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/E2 इंटू E2, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू E2। A/E1 का मतलब E1 होने के बाद एक ही प्रोबेबिलिटी, E1 मतलब उसको 1 और 2 मिला है, तो उसने नंबर ऑफ टेल मतलब देखे हैं। ठीक है, अब E1 1 और 2 था, तो उसने कॉइन को कितनी बार फेंका था आपके पास, 3 टाइम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टेल की क्या हो जाएगी हमारे पास, शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल था, तो 3/8। फिर A/E2 में तो कॉइन को एक ही बार फेंका है, एग्जैक्टली 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, बैग 1 कंटेन है आपके पास 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल। सेकंड बॉल है, बैग है 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल्स आर ट्रांसफर एट रैंडम फ्रॉम A बैग टू B होगा, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड, द बॉल ड्रॉन इज टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल वर बोथ ब्लैक। क्या एक बैग में बॉल है, सेकंड बैग में बॉल है, एक बैग से बॉल, बैग में से दूसरे बॉल बैग में बॉल ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है, और उसने बोला है कि वो अगर फिर हमने जिसमें ट्रांसफ़र की थी, जिसमें डाली गई हैं, उसमें से रेड बॉल निकाली है, तो बताओ कि ट्रांसफरिंग केस वाइट का है। तो सिंपल है, ट्रांसफरिंग केस अब हमें लेट करने पड़ेंगे, हो सकता है 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र की हो, E2 होगा 2 वाइट बॉल ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की हो, E3 हो सकता है कि एक रेड ट्रांसफ़र हो, एक ब्लैक ट्रांसफ़र हो। A क्या है, एक्चुअल में हमने रेड बॉल ड्रॉ कर ली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लीजिए, वही आप कॉम्बिनेशन लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाल दीजिए। E1 का मतलब दोनों रेड बॉल, किस में से, फर्स्ट बैग में से। बैग में फर्स्ट कितनी है, 3 रेड हैं आपके पास, तो 3C2 अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी हैं, उसमें 4 और भी हैं, तो 7C2। E2 का मतलब सेकंड में से 4C2 अपॉन 7C2। E3 का मतलब E2 का मतलब हमारे पास सेकंड में से, E2 का मतलब था कि ब्लैक बॉल हमने फाइंड आउट किया, और E3 का मतलब एक ब्लैक और एक रेड हो गई। तो आपके पास ये आंसर्स आ गए। उसके बाद A/E1, A/E2, A/E3। A हमारा क्या है कि हमने रेड बॉल ड्रॉन की है फ्रॉम द बैक सेकंड। E1 का मतलब है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगी आपके पास, 6/11। A/E1 का मतलब है कि E1 होने के बाद A का होना। E1 का मतलब 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र होने के बाद, तो 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई हैं, तो सेकंड बैग में बढ़ गई हमारे पास रेड बॉल्स, तो 6/11 आ गया। A/E2 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुई हैं, तो ब्लैक बॉल बड़ी हैं, रेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेड तो 4 ही रही, तो 4/11 आ गया। A/E3 का मतलब एक रेड और एक ब्लैक बढ़ गई, तो ऑब्वियसली इसमें 5 रेड होगी और 5 ब्लैक होगी, तो हमारे पास 5/11 आ गया। अब हमने क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल में निकालना क्या था कि A होने के बाद बॉल इज ड्रॉन टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल्स आर बोथ आर ब्लैक।
मतलब ट्रांसफरिंग जो हुई है हमारी वो ब्लैक की हुई है, ये हमने प्रूव करना है, पर वॉल जो हुई है वो रेड की हो चुकी है। मतलब हमने रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल हो चुके, ए नीचे आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे E2 आएगा, ठीक है। मतलब ए हो चुका है, ये बताना है कि वो ट्रांसफ़र क्या हुआ है, रेड हुआ है। तो आप यहाँ पे E2/A लिखेंगे, A/E2 नहीं लिखेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, नीचे वही आप A1 A2 E3 जो भी था आप करेंगे। जस्ट आपने प्रोबेबिलिटीज पुट करनी है और आपने आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन MCQ टेस्ट है, 4 चॉइसेस पर क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट नोज द आंसर, गेस करता है या कॉपी करता है। तो 1/v द प्रोबेबिलिटी है, 1/2 नो, उसको आंसर पता है। 1/4 प्रोबेबिलिटी है वो गेस करता है, 1/4 है कि वो कॉपी करता है। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु कॉपीज आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। क्या क्वेश्चन है, MCQ वाला क्वेश्चन है, 4 चॉइसेस हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखी हैं, नो का, आंसर का, गैस या कॉपी का। तो हाफ प्रोबेबिलिटी देखिए कि उसको आंसर पता है, 1/4 देखा कि वो गैस करता है, और 1/4 देखा वो कॉपी करता है। एक्चुअली एक स्टूडेंट है, अज्यूम कर लिया कि उसने कॉपी किया आंसर का और वो आंसर करेक्ट दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर करेक्टली। तो इसमें E1 E2 E3 E4 आप इवेंट्स मान लेंगे, नोइंग का, गैसिंग का, कॉपी का, ठीक है। E1 E2 E3 मान लिया, नोस, गैसेस और गैस कर रहा है या कॉपी कर रहा है। ए मान लिया कि उसका आंसर करेक्ट हुआ है, क्योंकि उसने पूछा लास्ट में है कि स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली। गिवन दैट मतलब उसने आंसर करेक्ट कर दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमें गिवन है। E1 में है नोइंग का उसने बता ही रखा है। E2 का मतलब गैसिंग की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, और E3 है कॉपी करता है। अब ए हमारा हो चुका है कि उसने आंसर करेक्ट दिया है, तो मतलब हमें बताना है कि वो जानता था आंसर को, यानी ये निकालना है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, A/E1 इंटू E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इंटू E3। A/E1 का मतलब है E1 होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। E1 क्या है, उसको पता था आंसर, उसने आंसर करेक्ट किया, तो श्योर इवेंट हो गया, 1 होगी प्रोबेबिलिटी। A/E2 का मतलब E2 होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसने गेस किया फिर आंसर करेक्ट हुआ है, तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/4। इसी तरह A/E3 का है, ठीक है। उसने गेस किया और उसने आंसर करेक्ट दिया। और A/E3 था कि हमारे पास उसने कॉपी किया आंसर, उसने करेक्ट दिया, कॉपी किया और आंसर करेक्ट दिया, तो उसने प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई 3/4। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 2/3 आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने बायस का लेक्चर आपका कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रैंडम की।